मैम। यस मैम। लास्ट क्लास में हम लोग कौन सा क्वेश्चन किए थे? क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 किए थे। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने इक्विवेलेंट जो है वो मैंने एक एग्जांपल से भी तुम लोग को बताया था, उसके बाद मैंने ये जो पीडीएफ था मेरा उससे ये वाला क्वेश्चन करवाया था, लेकिन ये डिस्कस नहीं किया था कि जो हम लोग कर रहे हैं वो फीफो मेथड था या वेटेड एवरेज मेथड था। ठीक है, उसमें समझ में नहीं आया उतना, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम इसीलिए नहीं हुआ। पहला एक पॉइंट देखो, ये नोट करना है तुम लोगों को। पॉइंट पहला ये है कि अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दे, ठीक है, क्वेश्चन में अगर बता दे कि फीफो करो तो फीफो करोगे, अगर बताए कि वेटेड एवरेज करो तो वेटेड एवरेज करोगे। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन किया हुआ नहीं है तो हम लोग कौन सा मेथड करेंगे? इफ क्वेश्चन नॉट स्पेसिफाई, तो हम लोग हमेशा फीफो मेथड यूज करेंगे। ठीक है, जब स्पेसिफाई करेगा तभी हम लोग वेटेड एवरेज मेथड यूज करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ कंडीशन आ सकता है जहां पर हम लोग वेटेड एवरेज ही यूज कर पाएंगे, सॉरी फीफो ही यूज कर पाएंगे, वेटेड एवरेज यूज नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग को कैसे अब देखना है कि हम लोग कैसे अंडरस्टैंड करें कि कहाँ पर हम लोग को वेटेड एवरेज चूज करना पड़ेगा, कहाँ पर फीफो चूज करना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाई किया हुआ नहीं है और फीफो हम लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है एपेक्स कंपनी हैज ए सिंगल प्रोसेस वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी दिया हुआ है 8000 यूनिट। और ये क्वेश्चन नंबर 7 से कहाँ अलग है? देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं कि ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का कुछ अलग से खर्चा दिया हुआ था। नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 में तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी था ही नहीं। अगर तुम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार देखोगे, हम ही यहाँ पर दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर एक बार देखोगे तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है देयर वाज नो, ये देखो मिल गया ये लाइन, देयर वाज नो वर्क इन प्रोग्रेस, देयर वाज नो वर्क इन प्रोग्रेस एट द बिगिनिंग, यानी स्टार्टिंग में कोई डब्ल्यूआईपी ओपनिंग था ही नहीं, तो इसीलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हम लोग नॉर्मल सम्स को कर लिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओपनिंग बता दिया है और उसके साथ बताया है कि ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का यूनिट तो बता ही दिया है कितना है, 8000 यूनिट्स। उसके साथ साथ ओपनिंग में अभी तक हम लोगों ने कितने का मटेरियल, कितने का वेजेस और कितने का ओवरहेड खर्चा किया है, वो एक अलग एक्सपेंस जो है ये इन द टर्म्स ऑफ मटेरियल लेबर ओवरहेड बता दिया। ड्यूरिंग द पीरियड इनपुट वाज 32,000, ये तो प्रीवियस ईयर का है, ये प्रीवियस ईयर का है। और फ्रेशली इस बार हम लोगों ने 32,000 यूनिट जो है वो इनपुट दिया है। तो जो इनपुट है वो दो तरह का है, एक है ओपनिंग डब्ल्यूआईपी मतलब प्रीवियस ईयर का आधा बना हुआ गुड्स 8000 यूनिट, और करेंट ईयर का फुल मतलब कंप्लीटेड, करेंट ईयर का एकदम मतलब रॉ मटेरियल जिस ये एकदम इनकम्प्लीट हालत में है, जबकि ये आधा कंप्लीट हालत में, इसीलिए इसे डब्ल्यूआईपी बोल रहे हैं। उसके बाद बोला है एडिशनल कॉस्ट कितना खर्चा हुआ है, ये 8000 यूनिट क्योंकि थोड़ा बहुत कंप्लीट है तो ये और ये खर्चा हुआ है। उसके बाद एडिशनल कॉस्ट में देखो मटेरियल 1,12,400, वेजेस 33,400, ओवरहेड 30,200। एट द एंड ऑफ द ईयर, जब ईयर एंड हुआ 28,000 यूनिट वेयर फुल्ली प्रोसेस्ड, तो प्रोसेस्ड मतलब आउटपुट कितना आया है, 28,000 यूनिट जो है वो आउटपुट आया है। एंड 12,000 यूनिट वेयर इन प्रोसेस, और 12,000 जो है वो रह गया है। 12,000 यूनिट्स वेयर इन प्रोसेस मतलब ये हो गया है क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, ये प्रोसेस में रह गया क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, और ये आया आउटपुट। द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड्स द फुल कॉस्ट, ये देखो वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक मतलब 12,000, क्या बोला है इसमें, क्या इंक्लूड्स है, द फुल कॉस्ट ऑफ मेटेरियल्स
and only 1/3 of the cost of wages and overhead. तो जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये जो आधा अधूरा बना हुआ है, बोल रहे कि फुल कॉस्ट ऑफ मेटेरियल इंक्लूड्स, मतलब मेटेरियल का जितना भी खर्चा करना चाहिए 100% मेटेरियल का खर्चा इसमें कंप्लीट किया हुआ है। मतलब जब ये नेक्स्ट ईयर में जाएगा तो मेटेरियल का कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन लेबर और जो ओवरहेड है वो कितना कंप्लीट है, 1/3, 1/3 और 1/3। 1/3 का मतलब होता है 33.33%। 33.33% का कंप्लीट जो है वो लेबर और ओवरहेड है। tabulate the production and cost figures to give quantities, unit values, total value of completed output and detailed values for the closing WIP। हम लोग को क्या टेब्यूलेट करना है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट फिगर टू गिवन क्वांटिटीज, ये जो दिया हुआ है इसका कॉस्ट फिगर सारा निकालना है ये सबका, यूनिट वैल्यूज और टोटल वैल्यू ऑफ कंप्लीटेड आउटपुट। टोटल वैल्यू ऑफ कंप्लीटेड आउटपुट मतलब 28,000 का क्या वैल्यू होगा, ये तो यूनिट है। एंड डिटेल्ड वैल्यूज फॉर द क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग WIP का पूरा डिटेल्स वैल्यू हम लोगों को चाहिए। अब अगर तुम लोग नोट देखोगे, नोट का पॉइंट टू अगर चेक करोगे तो यहाँ पर दे रहा है कि दिस मेथड मीन्स, ये मेनली मैंने वेटेड एवरेज के लिए लिखवाया है, मैंने हेडिंग में लिखवाया था। दिस मेथड कैन बी अप्लाइड ओनली इन दोज क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में ही हम लोग वेटेड एवरेज को अप्लाई करेंगे वेयर द ब्रेकअप ऑफ ओपनिंग WIP इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर। तो ओपनिंग WIP कहाँ है, ये 8,000 यूनिट, और इसका जो ब्रेकअप मतलब ये मेटेरियल, वेजेस और ओवरहेड, ये तीनों एक्सपेंडिचर है। मेटेरियल, वेजेस और ओवरहेड ये तीनों क्या है, एक्सपेंडिचर, और इन तीनों एक्सपेंडिचर का ब्रेकअप दिया हुआ है। मतलब इन मेटेरियल का कितना खर्चा हुआ है, लेबर यानी वेजेस का कितना हुआ है, ओवरहेड का कितना हुआ है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में वेटेड एवरेज मेथड को यूज कर सकते हैं। तो वेटेड एवरेज मेथड को यूज किस तरह से करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम लोग को अगर क्वेश्चन में ओपनिंग WIP का जो ब्रेकअप दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर, तभी हम लोग वेटेड एवरेज को यूज कर सकते हैं। जो कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें तो ओपनिंग WIP था ही नहीं, तो उसमें हम लोगों ने नॉर्मल जैसे सॉल्व करते वैसे कर दिया, तो इसे हम लोग वेटेड एवरेज करेंगे। अब किसी चीज का एवरेज करने का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का एवरेज करने का मतलब होता है कि टोटल कर दो, जो सेम नेचर के चीज है उन्हें टोटल करके डिवाइड कर देना है हम लोग को उतना यूनिट से। जो भी सेम नेचर का चीज होगा उसे टोटल करना है। जैसे मेटेरियल, मेटेरियल देखो कितना है, प्रीवियस ईयर का 29,600 और करेंट ईयर का 1,12,400, तो ये सेम नेचर का हो गया। तो इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल मेटेरियल कॉस्ट मिल जाएगा। वेजेस का ये देखो सेम नेचर का है, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे और ये दोनों को ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय कर देंगे इक्विवेलेंट यूनिट से। मतलब प्रोसेस पूरा सेम होगा जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, लेकिन वेटेड एवरेज में हम लोग क्या करेंगे, एवरेज कॉस्ट से ये जो भी वैल्यू है वो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप था तुम लोग को प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करना चाहिए और जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा उसे पुट करना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले प्रोसेस अकाउंट ही प्रिपेयर करेंगे। तो प्रोसेस अकाउंट तुम लोग बनाओ जैसे किया जाता है यूनिट और अमाउंट कॉलम यूज करके। और धीरे धीरे हम लोग समझेंगे कि किस तरह से एवरेज कॉस्ट मेथड हम लोग यूज करेंगे। तो प्रोसेस अकाउंट लिखते हैं। क्वेश्चन में पहले ही हम लोग को क्या दिया हुआ था, पहले ही हम लोग को दिया हुआ है ओपनिंग WIP। तो हम लोग लिखेंगे टू ओपनिंग WIP, जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था उसमें नहीं था। तीनों अलग अलग तरह से हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे कि फीफो से कैसे होता है, वेटेड एवरेज से कैसे होता है, तो तुम लोग समझ जाओगे। तो देखो ओपनिंग WIP जो है इसमें यूनिट है 8,000 और
टोटल अभी तक 8000 पे हम लोगों ने कितना खर्चा किया है, ये देखो टोटल 8000 पे अभी तक कितना खर्चा हुआ है, 29,600, 6,600, 5,800। तो इन तीनों का टोटल करना पड़ेगा। 8000 यूनिट जो है इसका जो कॉस्ट है वो किस तरह से निकालेंगे, मेटेरियल का कॉस्ट है 29,600, ये गिवन है, और लेबर है 6,600, और जो ओवरहेड है वो है 5,800। तो टोटल कर लो, टोटल देखो कितना आता है, 42,000। अब हम लोगों ने फ्रेशली जो इनपुट दिया है उसे हम लोग लिख देते हैं टू मेटेरियल इनपुट। इस साल का टू मेटेरियल इनपुट, मेटेरियल का ही मानेंगे, मेटेरियल का खर्चा अलग से दिया हुआ था 1,12,400, और इनपुट हम लोगों ने दिया है 32,000। और वेजेस टू, वेजेस वेजेस चला जाएगा 33,400। टू ओवरहेड, ये सब क्वेश्चन में गिवन है, टू ओवरहेड 30,200। तो देखो मैंने सिंपल कुछ नहीं, जो भी इंफॉर्मेशन था उसे लिख लिया है। ये देखो मेटेरियल 1,12,400, वेजेस 33,400, ओवरहेड 30,200। अब क्वेश्चन में बताया है कि आउटपुट जो है वो 28,000 फुल्ली प्रोसेस मतलब कंप्लीटेड यूनिट्स, और 12,000 जो है वेयर इन प्रोसेस यानी वो क्लोजिंग डब्ल्यू है। तो बाई, और नॉर्मल लॉस ये सब कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में तो नहीं लिखेंगे, बाई फिनिश्ड गुड्स, या फिर कंप्लीटेड यूनिट भी लिख सकते हो, जैसे क्वेश्चन में लैंग्वेज यूज किया है, कंप्लीटेड यूनिट 28,000 बाई क्लोजिंग डब्ल्यू 12,000। लॉस तो कुछ नहीं है तो हम लोग टोटल कर सकते हैं, बस इधर नहीं कर पाएंगे क्योंकि अमाउंट नहीं पता हम लोग को। तो 32,000 प्लस 8,000 40,000, और यहाँ पर टोटल करने पे होगा 2,18,000, और इधर भी टोटल 40,000, और इधर 2,18,000 होना चाहिए, बट ये दोनों है क्वेश्चन मार्क, ये हम लोग को ढूंढना पड़ेगा कि कंप्लीटेड यूनिट, वही क्वेश्चन में उसी तरह से क्वेश्चन को मतलब लैंग्वेज में दे दिया है कि कंप्लीटेड यूनिट का वैल्यू निकालो, क्लोजिंग डब्ल्यू कितना होगा उसको वैल्यू निकालो, और इक्विवेलेंट यूनिट का कैलकुलेशन करके दिखाओ। तो पहला जो स्टेप था, स्टेप 1, हम लोग प्रोसेस अकाउंट बना लिया। अब हम लोग को प्रिपेयर करना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्शन। अब जो स्टेटमेंट होगा वो होगा स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्शन। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्शन, और इसमें हम लोग को क्या क्या कॉलम चाहिए, पर्टिकुलर, अच्छा उसके बाद आउटपुट लिख सकते हैं यहाँ पर, और तीन जो डेटा था, एक मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। अच्छा पर्टिकुलर में क्या क्या लिखेंगे देखो, अच्छा मेटेरियल लेबर ओवरहेड में हम लोग परसेंटेज और यूनिट लगा देते हैं, परसेंटेज यूनिट, परसेंटेज यूनिट।
यूनिट परसेंटेज भी लिख सकते हो, परसेंटेज यूनिट भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें कोई नॉर्मल लॉस तो था नहीं, एबनॉर्मल लॉस भी नहीं था, एबनॉर्मल गेन भी नहीं था, तो हमारे लिए यहाँ पर बस दो ही इंफॉर्मेशन रहेगा जो वहां पर डेटा नहीं मिल रहा है। एक हो जाएगा यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड जो है, और एक यूनिट्स इंट्रोड्यूस जो है उसका दो पार्ट है, एक यूनिट कंप्लीटेड है, मतलब यूनिट इंट्रोड्यूस जो हम लोगों ने किया है उसी का तो दो पार्ट है ना। तो यहाँ पर लिख रहे हैं लैंग्वेज क्या लिखे, यूनिट्स कंप्लीटेड लिख सकते हैं, यूनिट्स कंप्लीटेड। तो यूनिट्स कंप्लीटेड जो है वो कितना है, 28,000। और क्लोजिंग WIP वो है 12,000। अब कंप्लीटेड मतलब 100% कंप्लीट होता है, तो परसेंटेज में 100 लिखेंगे तो यूनिट कितना हो जाएगा, 28,000। 100 लिखेंगे तो यूनिट, एक मिनट, एक जीरो ज्यादा हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 28,000। और यहाँ पर 100, और यहाँ पर भी हो जाएगा 28,000। और जो क्लोजिंग WIP है उसमें बोला गया था कि मेटेरियल का पूरा 100% ही कंप्लीट है, तो मेटेरियल में 100% काम हुआ है तो 12,000 यूनिट। और जो लेबर ओवरहेड है वो 1/3 करके कंप्लीट है, 1/3 मतलब परसेंटेज है, इसीलिए तुम लोग इस तरह से लिख सकते हो 33 and 1/3% या फिर 33.33%। और 33.33% अगर जैसे मैंने लास्ट दिन सिखाया था 12,000 के ऊपर तुम लोग 33.3333 जब तक कैलकुलेटर लेगा, अगर करोगे कैलकुलेशन तो वैसे भी आंसर आ जाएगा। अदरवाइज 33 and 1/3 मतलब होता है 1/3, ठीक है। तो 1/3 लगाओगे तो ये डायरेक्टली आ जाता है 4,000। 33 and 1/3 मतलब 1/3 होता है, ये देखो, ये हम बहुत जनों को नहीं पता होता, हम बता देते हैं। जैसे 20% मतलब 20/100, तो ये मतलब दिस वन डिवाइडेड बाई 100। अब ये 33 into 3 कितना हो जाएगा, 99 + 1 कितना हो गया, 100 डिवाइडेड बाई 3 होल डिवाइडेड बाई 100। तो 100/3 इंटू 1/100, तो 100 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 होता है, इसीलिए 33 and 1/3 मतलब 1/3 होता है। तो डायरेक्टली 1/3 यूज कर सकते हो, कहीं पर भी ये डेटा रहे डायरेक्टली 1/3 यूज करके कैलकुलेशन कर सकते हो। और यहाँ पर फिर से वही लिखेंगे, 33 and 1/3%, तो ये हो जाएगा 4,000। अब टोटल करेंगे, इक्विवेलेंट यूनिट पता चल जाएगा। तो टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 40,000, ये हो गया 32,000, और ये हो गया 32,000। अब हम लोग नेक्स्ट जो स्टेप है उसे करेंगे, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर जो भी होता है उसमें कॉलम बनेगा मेटेरियल लेबर, इसमें एवरेज में इस तरह से कॉलम बनेगा मेटेरियल, फीफो में भी इस तरह से बन सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मेटेरियल लेबर और ओवरहेड। फीफो में मैंने इसे नीचे नीचे लिखा था, एवरेज में इस तरह से लिखने में कैलकुलेशन करने में सुविधा होगा। अब यहाँ पर पर्टिकुलर लिख दो। अब मैंने बोला था एवरेज मेथड से हम लोग जब कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को क्या करना है, एवरेज करना पड़ेगा। तो पहले जब हम लोग मटेरियल का पहला खर्चा, क्योंकि ओपनिंग WIP पे कुछ मटेरियल का खर्चा हो चुका है, वो कितना था 29,600। अगर तुम लोग प्रोसेस अकाउंट को भी फॉलो करोगे तो देखो ऐड कर करके मैंने लिखा था ब्रैकेट देके, तो मिल जाएगा 29,600, 6,600, 5,800। उसके बाद जो फ्रेशली हम लोगों ने एडिशन किया है तो एडिशनल लिख सकते हैं, एडिशनल कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट में मटेरियल जो है 1,12,400,
33,400, ये सारा इंफॉर्मेशन भी तुम लोग को प्रोसेस जो अकाउंट बना हुआ है उसी से मिल जाएगा, क्वेश्चन को देखने का जरूरत भी नहीं है। तो 30,200। अब टोटल कॉस्ट निकालेंगे, टोटल कॉस्ट निकाल के फिर एवरेज करेंगे। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, ये तो हो गया 0, 0, 0, ये 40 हो रहा है और ये 36,000 हो रहा है और ये हो जाएगा 1,42,000। ये हो गया 1,42,000। तो ये हम लोग क्या किए, कॉस्ट को टोटल कर दिए। टोटल मतलब ये एवरेज क्यों हो रहा है, एवरेज मतलब जब मिक्स्ड कर देते हैं तो देखो ये प्रीवियस ईयर का कॉस्ट के हिसाब से है ना, ये तो ओपनिंग WIP है तो ये प्रीवियस ईयर के हिसाब से है, जबकि ये करंट ईयर के हिसाब से है, लेकिन हम लोग दोनों को टोटल कर रहे हैं। यानी हम लोगों ने क्या कर दिया, मिक्सड अप कर दिया। अब मिक्सड अप कर दिया तो एवरेज होगा। अब जहां टोटल कॉस्ट लिखे हैं जस्ट उसके नीचे ही लिखो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जहां मैंने लिखा है टोटल कॉस्ट, जस्ट उसके नीचे ही लिखो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, मैंने सिर्फ PROD लिखा है, ठीक है। अब मेटेरियल का यूनिट देखो, मेटेरियल के नीचे लिखेंगे 40,000, ये 32,000 लेबर और ये हो जाएगा 32,000 ओवरहेड। इस तरह से लिखना है तुम लोगों को। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जस्ट टोटल कॉस्ट के नीचे ही लिखना है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन 40,000, 32,000, 32,000। अब इसका मतलब ये है कि मेटेरियल का जितना खर्चा अभी तक हुआ है 1,42,000, उसमें कंप्लीट यूनिट 40,000 बन सकता है। कंप्लीट लेबर जितना भी खर्चा हुआ है 40,000, उससे लेबर का 40,000 एक्सपेंस करने पे कंप्लीट 32,000 यूनिट हम लोग बना सकते हैं। और ओवरहेड से 32,000। अब हम लोग निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट, मतलब 40,000 के लिए अगर एक्सपेंस जो है 1,42,000 है तो एक यूनिट के लिए कितना होगा। तो जस्ट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के नीचे तुम लोग को लिखना है कॉस्ट पर यूनिट, और कॉस्ट पर यूनिट लिख के तुम लोग कॉस्ट निकालो सबका अलग अलग। हम यहाँ ये ऊपर लिख देंगे, तुम लोग जो बताओगे तो हम बता देंगे सही है कि नहीं। कॉस्ट पर यूनिट जो है ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के नीचे लिखो और उसका डेटा हम यहाँ लिख देंगे इस जगह पे, बिकॉज यहाँ नीचे स्पेस कम हो रहा है और ये यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग इसे रब करके ही करेंगे। तो जस्ट कॉस्ट पर यूनिट बता दो तुम लोग कितना होगा। 3.55, 3.55, 1.25, 1.25, 1.125। 1.125। यही होगा कॉस्ट पर यूनिट। तो तुम लोग को कॉस्ट पर यूनिट लिखना है, उसके नीचे फिर ये वाला लिख देना है। तो कॉस्ट पर यूनिट अगर मिल जाएगा तो अब तुम लोग को क्या करना है, ये वैल्यू कैलकुलेट करना है। जो दो क्वेश्चन मार्क था उसी का तो वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ये मेटेरियल, लेबर और ओवरहेड को हम लोग यूज करेंगे और कॉस्ट कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये वाला रब कर देते, ये तो हो गया होगा सबका। नेक्स्ट होगा स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। पहले तो इक्विवेलेंट यूनिट निकालते हैं, फिर कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, फिर वो यूनिट और कॉस्ट पर यूनिट को यूज करके हम लोग उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस्ट पर यूनिट इंटू यूनिट, तो कॉस्ट निकल जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब यहाँ पर इस तरह से कॉलम यूज कर सकते हैं, पर्टिकुलर लिख सकते हो, आइटम लिख सकते हो, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पर टाइप्स मतलब किस किस टाइप का खर्चा है, और यहाँ इक्विवेलेंट यूनिट, यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट, और यहाँ पर कॉस्ट। तो पर्टिकुलर सबसे पहले दो ही चीजें हम लोग का, एक कंप्लीटेड यूनिट, यूनिट्स कंप्लीटेड लिख देते हैं, और उसमें हम लोग का तीन तरह का खर्चा है, मेटेरियल, लेबर, ओवरहेड। और
इक्विवेलेंट यूनिट जो है कंप्लीटेड में 100% होता है और कंप्लीटेड यूनिट हम लोग का 28,000। और ये डेटा कहाँ से मिल रहा है? फर्स्ट जो हम लोगों ने स्टेटमेंट बनाया, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में अगर तुम लोग जाओगे 100% करके 3 बार ही तुम लोगों ने 28,000 लिखा होगा, तो उस बेसिस पे होगा। अब कॉस्ट पर यूनिट, मेटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट ये देखो कैलकुलेट होके आया है 3.55, 1.25, 1.125। अब इंटू कर लो तो कॉस्ट मिल जाएगा। पहला कितना हो रहा है? 99,400, 35,000 और 31,500। देख लो इतना ही होगा। और टोटल कॉस्ट 1,65,900। ये टोटल, इसका टोटल। और लास्ट में जो है क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में भी है मेटेरियल, लेबर और ओवरहेड। और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी मेटेरियल 100% कंप्लीट था और मेटेरियल कितना हुआ था 100%? 12,000 था उसका, और ये था 1/3 4,000, और ये आया था 1/3 यानी 4,000। और सेम कॉस्ट पर यूनिट यूज करेंगे 3.55, 1.25, 1.125। एवरेज का मतलब ये हो गया है कि पिछले साल का खर्चा मेटेरियल का और इस साल का खर्चा हम लोगों ने मिक्सड अप कर दिया और पर यूनिट 3.55 कैलकुलेट कर लिया, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक एवरेज कॉस्ट बेसिस पे बनेगा। 42,600, 5,000 और 4,500 और टोटल कर लो 52,100। अब जस्ट ये वैल्यू को तुम लोग को पुट कर देना है, जो प्रोसेस अकाउंट तुम लोग बनाए वहां पर 1,65,900 तुम लोग को पुट करना है कंप्लीटेड यूनिट में, और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में 52,100। दोनों को कंप्लीट करके ऐड कर लो, ऐड करके देखो टैली हो जाएगा। अगर ऐड कर दोगे तो टैली हो जाएगा। तो इसमें तुम लोग को ये ध्यान रखना है, एवरेज मेथड हम लोग तभी अप्लाई करेंगे अगर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का जो मतलब डेटा है उसका जो एक्सपेंडिचर इन द नेचर ऑफ मेटेरियल हो, चाहे लेबर ओवरहेड जो भी खर्चा हुआ होगा, मेटेरियल लेबर ओवरहेड नॉर्मली यही दिया होता है, इसका क्या होना चाहिए परसेंटेज ऑफ मतलब जो ब्रेकअप है वो होना चाहिए कि कितना परसेंट मतलब कितना क्वांटिटी में मेटेरियल खर्चा हुआ है, कितना लेबर कितना ओवरहेड, तभी हम लोग डब्ल्यूआई पे अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज डब्ल्यूआई पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये वाला हो गया है ये क्वेश्चन? यस मैम। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है जेबी लिमिटेड प्रोड्यूसेस 4 जॉइंट प्रोडक्ट्स ए बी सी एंड डी। अच्छा, ये जॉइंट प्रोडक्ट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी जॉइंट प्रोडक्ट्स नहीं भी जानोगे तो ये हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो जॉइंट प्रोडक्ट्स ए बी सी डी, जॉइंट प्रोडक्ट्स मतलब एक साथ जब मोर देन वन प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। एक इनपुट दिए और जो आउटपुट है वो ज्यादा आ गया, ए बी सी और डी, अगर ऐसा हो रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। जैसे देखो जो दूध होता है उसी दूध से पनीर भी बनता है, उसी दूध से लस्सी भी बनता है, घी भी बनता है, तो हो गया जॉइंट प्रोडक्ट। उसी उसी कंसेप्ट में होता है, इसका अलग मतलब प्रोसेस का इसका नेक्स्ट पार्ट वही है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये जॉइंट प्रोडक्ट कैलकुलेशन जो होता है उसको छोड़ के भी हम लोग कर पाएंगे।
ऑल ऑफ विच emerge फ्रॉम द प्रोसेसिंग ऑफ वन रॉ मटेरियल। वही देखो, वन रॉ मटेरियल, एक ही रॉ मटेरियल इनपुट दिए और इससे एबीसीडी 4 प्रोडक्ट बन गया। द फॉलोइंग आर द रेलिवेंट डेटा प्रोडक्शन फॉर द पीरियड। अब जॉइंट प्रोडक्ट एबीसीडी, कितना यूनिट ए आया है 500, बी 900, सी 400 और डी जो है 200। सेलिंग प्राइस, अगर ये ए प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में सेल करेंगे तो ये 18 रुपीज पर यूनिट करके है, ये 8 रुपीज पर यूनिट करके है, और जो सी है वो 4 रुपीज पर यूनिट करके है, और जो डी है वो 11 रुपीज पर यूनिट करके है। तो ये सेल वैल्यू हम लोग का जनरेट हो सकता है। 500 यूनिट सेल करेंगे तो 500 यूनिट इंटू रुपीज 18 पर यूनिट। तो द कंपनी बजटेड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ सेल्स वैल्यू। तो पहले हम लोग को सेल्स वैल्यू पता होना चाहिए। सेल्स वैल्यू मतलब चारों प्रोडक्ट ए बी सी डी, ये चारों प्रोडक्ट का जो सेल्स वैल्यू आएगा, प्रॉफिट क्या होगा, ये जो इनटू करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसके ऊपर, सेल्स वैल्यू के ऊपर 10% प्रॉफिट होना चाहिए। ये कंपनी ने अपना बजट लगाया है। बजट मतलब पहले से सोच लेना। द अदर एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है, और ये जो है रॉ मटेरियल छोड़ के और क्या क्या कॉस्ट लगा है प्रोडक्शन करने के लिए। कैरेज 1000, डायरेक्ट वेजेस 3000, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 2000, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है वो होगा 10% ऑफ सेल्स वैल्यू, तो वो भी 10% ऑफ सेल्स वैल्यू है। हम लोग को करना क्या है, हम लोग को बोला है कैलकुलेट द मैक्सिमम प्राइस दैट में बी पेड फॉर द रॉ मटेरियल। तो देखो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हम लोगों को कैरेज, डायरेक्ट वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का इंडिविजुअल एक्सपेंस जो है बता दिया, लेकिन रॉ मटेरियल जो है सिर्फ बोला है कि सिंगल रॉ मटेरियल से हुआ है एक साथ 4 प्रोडक्ट, तभी इसे बोल रहा है जॉइंट प्रोडक्ट। लेकिन रॉ मटेरियल का जो एक्सपेंस है वो कितना है वो यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं किया। हम लोग को फर्स्ट वो ढूंढना है कि रॉ मटेरियल का खर्चा कितना है। और सेकेंड क्या बोला है क्वेश्चन में, सेकेंड बोला है प्रिपेयर ए कम्प्रीहेंसिव कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट्स एलोकेटिंग द मटेरियल एंड cost based other cost based upon number of units and sales value, number of unit अच्छा ये इतना ही दिखेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स एंड सेल्स वैल्यू लिखा हुआ है। तो ठीक है, पहले पार्ट ए कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग पार्ट बी जो है उसे करेंगे। तो पार्ट ई किस तरह से करना है पार्ट ए को, वो देखो हम बताते हैं किस तरह से करना है हम लोगों को। तो कॉस्ट अगर क्या होता है, देखो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सेल्स होता है। ठीक है, अब हम लोग को सेल्स वैल्यू पता है क्योंकि ये तो दिया हुआ है, इसे कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को सेल्स वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही सेल्स वैल्यू मिलेगा वैसे हम लोग को प्रॉफिट भी मिल जाएगा। जैसे ही सेल्स वैल्यू मिलेगा वैसे प्रॉफिट भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट है वो बता के रखा है 10% ऑफ सेल्स वैल्यू। और कॉस्ट में क्या क्या इनकर्ड है, कॉस्ट में यहाँ अगर हम रॉ मटेरियल लिख देते हैं जिसका मुझे नहीं पता क्या है वैल्यू, तो कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल प्लस कैरेज प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो ये अगर हम लोग एक इक्वेशन फॉर्मेट में देख ले तो फिर हम लोग को रॉ मटेरियल ढूंढ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी इक्वेशन को अगर हम लोग इस तरह से लिख देते हैं कि कॉस्ट इक्वल टू क्या लिखेंगे, सेल्स माइनस प्रॉफिट लिख देते हैं, और कॉस्ट में रॉ मटेरियल को छोड़ के बाकी सारा कॉस्ट तो पता है, ये सब का टोटल कर देंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग को सेल्स वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा ताकि हम लोग को एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नोन हो जाए और प्रॉफिट जो है वो भी मिल जाए। तो फिर सेल्स वैल्यू पता है, प्रॉफिट पता है, बाकी सारा कॉस्ट जो भी है वो टोटल पता है, अदर कॉस्ट। ठीक है, अदर कॉस्ट अगर पता है तो रॉ मटेरियल निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सेल्स लिखेंगे फिर उससे लेस कर देंगे प्रॉफिट, तो मिल जाएगा कॉस्ट, या फिर सेल से कॉस्ट माइनस कर सकते हो, कोई भी फॉर्मेट कर सकते हो। मतलब मेन ऐसा है, हम लोग को इसी जो कंसेप्ट है इसमें करना है। अब तुम लोग कैसे भी लिख लो, कॉस्ट इक्वल टू सेल माइनस प्रॉफिट लिखो या फिर इसी फॉर्मेट में लिखो, कैसे भी करोगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सबसे पहले तुम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तुम लोग को सेल्स वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी हम लोग रॉ मटेरियल निकाल पाएंगे। क्या तुम लोग को समझ में आया रॉ मटेरियल किस तरह से कैलकुलेट करना है?
यस मैम। हाँ, तो तुम लोग सबसे पहले रॉ मटेरियल को कैलकुलेट करो। तो स्टेप 1 जो होगा हमारा वही होगा कि हम लोग रॉ मटेरियल को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले सेल्स वैल्यू कैलकुलेट करो। तो क्या लिखोगे तुम लोग? लिखो कैलकुलेशन ऑफ टोटल सेल्स। कैलकुलेट हम यहाँ दिखा रहे हैं, तुम लोग लिखो कैलकुलेशन ऑफ टोटल सेल्स बोल के इस तरह से ABCD, और इस तरह से लिख दो 500 इंटू 18, यहाँ यूनिट लिख दो और यहाँ पर लिख दो सेलिंग प्राइस पर यूनिट इस तरह से, और यहाँ पर लिख दो प्रोडक्ट। 3 कॉलम मतलब 2 कॉलम बना लो, एक प्रोडक्ट, और मेरा यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए मैंने इतना करीब करीब लिखा है। तुम लोग एक प्रोडक्ट का कॉलम बना लो और एक कॉलम में लिखो सेल्स वैल्यू, और उसके नीचे लिख दो यूनिट इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यूनिट इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो इस तरह से 900 इंटू 8, और इसका कैलकुलेशन बताओ मुझे कितना हो रहा है। ये तो 9000 होगा, 8 9 72, 1600, 2200 टोटल। तो ये रुपीस का कॉलम है, सेल्स वैल्यू का जो कॉलम है, तो कितना हो जाएगा? ₹20,000। तो सेल्स वैल्यू ₹20,000 अगर है तो और 2 चीज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देयर फॉर प्रॉफिट इक्वल टू 20,000 इंटू 10%। तो 20,000 इंटू 10% मतलब कितना हो जाएगा? 2,000। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ये भी कैलकुलेट कर लेंगे, ये भी हो जाएगा 2000 ही होगा। फिर से वही सेम कैलकुलेशन करके लिख लो। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है वो भी 2000 होगा, क्योंकि वो भी 10% ऑफ सेल्स वैल्यू है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है वो हो जाएगा 2000। तो ये सारा चीज कैलकुलेट हो गया है। अब हम लोग लिखेंगे ये जो पॉइंट ए, इससे लिखेंगे कैलकुलेट द मैक्सिमम प्राइस दैट मे बी पेड फॉर रॉ मटेरियल। कैलकुलेशन ऑफ द मैक्सिमम प्राइस दैट मे बी पेड फॉर द रॉ मटेरियल, ये हम लोग का हेडिंग होगा सोल्यूशन का। पहला सोल्यूशन का हेडिंग होना चाहिए कैलकुलेशन ऑफ सेल्स वैल्यू, उसके बाद ये लिख सकते हो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और थर्ड में तुम लोग लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ द मैक्सिमम प्राइस दैट मे बी पेड फॉर द रॉ मटेरियल, जो हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मैक्सिमम प्राइस दैट मे बी पेड फॉर द रॉ मटेरियल। और इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे देखो। इसमें हम लोग इस तरह से लिखेंगे सेल्स जो है वो था 20,000, फिर उससे लेस कर देंगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हम लोग का था 2000, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा 18,000। अब टोटल कॉस्ट से हम लोग को जो पता है वो अगर हम लोग माइनस कर देंगे, टोटल कॉस्ट मतलब क्या होता है? अब टोटल कॉस्ट मतलब ये सारा ऐड हो जाएगा, रॉ मटेरियल प्लस 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 ये सब प्लस हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं। तो देखो इसी फॉर्मेट में तुम लोग इसके नीचे माइनस करके लिख सकते हो। टोटल कॉस्ट से माइनस कर देते हैं कैरेज 1000, फिर माइनस कर दो डायरेक्ट वेजेस दैट इज 3000, फिर माइनस कर दो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वो है 2000, फिर माइनस कर दो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वो है 2000। वो हम लोगों को कैलकुलेट किया था। तो ये कितना हो गया टोटल कॉस्ट में से? टोटल कॉस्ट यहाँ पर लिख दो इंक्लूडिंग मटेरियल, क्योंकि ये तो मटेरियल का कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन हम लोग को मटेरियल का कॉस्ट निकालना है। तो हम लोग अगर माइनस कर देते हैं कैरेज, डायरेक्ट वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो कितना आ रहा है देखो, कितना बच रहा है? 10,000। 10,000। हाँ, तो ये 10,000 क्या हो जाएगा? 10,000 हो गया प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल जो मिसिंग था।
रॉ मटेरियल भी इसमें इंक्लूडेड है। अब तुम लोग चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो, ये लाइन बाय लाइन फॉर्मेट में, या फिर जो मैंने बताया था सेल्स प्लस टोटल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, फिर ये यहाँ पर सेल्स लिखोगे 20,000, जिसे जो कंफर्टेबल लगता है। टोटल कॉस्ट में तुम लोग लिखोगे रॉ मटेरियल प्लस कैरेज प्लस डायरेक्ट वेजेस, इस तरह से लिख सकते हो, प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इक्वल टू तुम लोग लिख दोगे प्रॉफिट दैट इज 2000, फिर रॉ मटेरियल और इधर रखोगे और ये सारा टोटल कर लोगे तो तुम लोग का वही आ जाएगा 3 2 5 6 7 और 1 8000 आ जाएगा। और यहाँ पर 20,000 ये अब सॉल्व करोगे तो रॉ मटेरियल इक्वल टू हो जाएगा 20,000 और ये 2000 इधर जाएगा, सेल्स है 20,000 और ये 2000 है। अच्छा तो यहाँ पर हो गया 8,000, तो यहाँ पर 8,000 और ये 2000 मिला के एक काम करते हैं, इसे 20,000 प्लस रॉ मटेरियल प्लस ये जो खर्चा है 8,000 इक्वल टू 2,000। अब रॉ मटेरियल इक्वल टू रॉ मटेरियल और ये हो जाएगा 28,000। क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है। 8,000 ठीक तो है, 8,000 रॉ मटेरियल प्लस 8,000 इक्वल टू, ओ मैंने तो इक्वेशन को ही गलत लिखा, तुम लोग बोल नहीं रहे हो। सेल्स प्लस टोटल कॉस्ट इक्वल टू थोड़ी प्रॉफिट होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा सेल्स। तो ये यहाँ पर 2000 हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा, ये 20,000 अब हो जाएगा। तो ये 2000 और यहाँ 8,000 10,000 हो गया और इधर था 20,000, तो 20,000 माइनस 10,000 ऐसे भी कर सकते हो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लिख के भी कर सकते हो। जो भी हो, पहला आंसर जो है वो हम लोग का कैलकुलेट हो गया है, दैट इज 10,000 मैक्सिमम प्राइस वी कैन पे फॉर द रॉ मटेरियल। उसके बाद बोल रहा है कि प्रिपेयर ए कम्प्रीहेंसिव कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये एक कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है, ईच ऑफ द प्रोडक्ट मतलब ये A B C D each of the products, allocating the material and other cost। allocating the material कितना है, material का खर्चा आया 10,000 और other cost का खर्चा हम लोग को पता है और ये अभी अभी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 2000। इसे अपोर्शन करना है लेकिन दो बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स और ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू और नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर करना है। तो ये इसीलिए करते हैं, देखो ये कंसेप्ट इसीलिए होता है, मैंने एक खर्चा किया रॉ मटेरियल का और कैरेज का, मैंने टोटल खर्चा किया ठीक है, लेकिन मुझे प्रोडक्ट मिल गया ABCD जिसका अलग अलग सेल वैल्यू है। जैसे सबसे हाई पेड मतलब हाई सेल वैल्यू वाला है A और सबसे लोअर है देखो C। तो अब हम लोग जो ये प्राइस तो हम लोगों ने देख लिया कि किसमें सेल करना चाहिए, लेकिन कॉस्ट कितना लगाना चाहिए, मतलब ए के लिए रॉ मटेरियल का खर्चा कितना होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल टोटल 10,000 हम लोगों को पता है, बट कितना, हाउ मच फॉर ए एंड हाउ मच फॉर B C D, ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं कोई भी एक मेथड से। जैसे नंबर ऑफ यूनिट, मतलब हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो प्रोडक्ट जितना यूनिट बना है खर्चे को उसी तरह से बांट देंगे। जैसे रॉ मटेरियल, क्योंकि ये देखो 900 B सबसे ज्यादा यूनिट बना है, तो हम लोग एक काम करेंगे, जो रॉ मटेरियल का खर्चा है उसे बी में ज्यादा अपोर्शन करेंगे। मतलब नंबर ऑफ यूनिट का मतलब तो वही हो गया, जिसका यूनिट प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है उस पर खर्चा ज्यादा एलोकेट करेंगे, उसका कॉस्टिंग उस चीज में ज्यादा हो जाएगा। और सेल्स वैल्यू के ऊपर बोल रहा है, सेल्स वैल्यू मतलब जो सेल करके हम लोग को जितना ज्यादा सेल वैल्यू मिलेगा हम लोग उस पर ज्यादा खर्चा लगाएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग इसे अलग अलग जो मेथड है उसमें अपोर्शन करेंगे। तो हम एक बता देते हैं, तुम लोग उस पेज छोड़ दोगे फिर बाकी कैलकुलेशन तुम लोग कर पाओगे। ठीक है, हम बता देते किस तरह से स्ट्रक्चर हम लोग को यूज करना है। तो पॉइंट बी जो है कैलकुलेशन ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर मेथड लिख दो यूनिट। अच्छा, प्रोडक्ट है हम लोगों का 4, A B C और D, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टोटल। हम लोग को करना क्या है, कितना A के लिए खर्चा क्या है और प्रोडक्ट सॉरी एक्सपेंस क्या क्या है, यहाँ पर्टिकुलर लिख दो, पर्टिकुलर। और एक्सपेंस मतलब कॉस्ट इनकट जो है वो है मटेरियल,
उसके बाद है कैरेज, उसके बाद है अच्छा वेजेस भी था, वेजेस है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब टोटल लिख देते हैं। मेटेरियल में है 10,000, कैरेज जो है वो है, कैरेज कितना था 1000, वेजेस था 3000, कैरेज था 1000, वेजेस था 3000, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड तो 2000 कैलकुलेट किए थे, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड था, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड था हम लोग का ये भी 2000 था। अब क्या करना है, यूनिट बेसिस पे तुम लोगों को, अब यूनिट इसके यहाँ लिख सकते हो तो कैलकुलेट करने में इजी हो जाएगा। ये 500, 900, 400, 200। तो क्या करना है, सिंपल तुम लोग इसका रेशियो बना लो, 5:9:4:2, 5:9:4:2 रेशियो हो जाएगा। इसी रेशियो में तुम लोग को एक बार 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक बार 1000, एक बार 3000, एक बार 2000 और एक बार 2000। और इसी तरह से हम लोग ए का टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, और बी का और सी का और डी का अलग अलग। तो देखो किस तरह से करना चाहिए। सबसे पहले 5+9+4+2, क्योंकि 0 0 जो है वो हट जाएगा, इक्वली सब में 2 2 0 है, तो 5 9 4 और 2 टोटल करो कितना होता है, 20 होता है। तो इस तरह, हाँ इस तरह से करोगे तो इजी होगा। 10,000 डिवाइडेड बाय पहले 20 कर लो, जो सबके लिए एप्लीकेबल होगा, ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, क्योंकि रेशियो इस तरह से होता है। 10,000 तुम लोगों को करना क्या है, इंटू 5/20, फिर जब करोगे 10,000 इंटू तुम लोग करोगे 4/20, तो बेसिकली डिवाइड 20 सब में कॉमन होता है। तो पहले तुम लोग को करना क्या चाहिए, 10,000 डिवाइडेड बाई 20 कर लेना चाहिए कैलकुलेटर में। तो देखो कितना होता है, 500, 500 होता है। अब 500 मैम। याद रखो, हाँ अब 500 याद रखो। अब क्या करना है, 500 इंटू 5, 500 इंटू 9, 500 इंटू 4, 500 इंटू 2, क्योंकि डिवाइड तो सब में 20 हो गई। इसी तरह से करोगे तो जब ओवरहेड का चैप्टर करोगे तो कैलकुलेशन और मुझे दोबारा नहीं बोलना पड़ेगा, ये सबसे इजी मेथड है। तो 500 इंटू 5 तो हो गया 2500, 500 इंटू 9 4500, और उसके बाद 500 इंटू 4 2000, और 500 इंटू 10 सॉरी 2000, तो टोटल हो गया। इसी तरह से बाकी जो है उसका कैलकुलेशन तुम लोग करोगे, ये तुम लोग घर पे कर लोगे। हम टोटल कॉलम का वैल्यू लिख देते ताकि तुम लोग देख सको कि तुम लोग का जो कैलकुलेशन हुआ है वो सही है कि गलत है। तुम लोग भी इसी तरह से स्पेस छोड़ दो कॉपी में, और टोटल कॉलम का डेटा वो पुट कर लो, ताकि तुम लोग समझ जाओ कि जो कैलकुलेशन है वो सही है कि गलत है। और कैलकुलेशन कितना जल्दी हो सकता है उसका भी मैंने मेथड बता दिया है, कि तुम लोग को ऑलवेज इसी तरह से करना चाहिए, तो तुम लोग जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर पाओगे। बाकी कैलकुलेटर में भी हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बार बार करना जो है वो टाइम जो है वेस्ट होता है। अब ये जो मैंने बता दिया है, इसी तरह से हम लोग फिर से करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एलोकेशन ऑफ स्टॉक, लेकिन यूनिट के जगह लिखेंगे सेल्स वैल्यू, यूनिट के जगह ब्रैकेट में तुम लोग को लिखना है सेल्स वैल्यू। सेम इसी तरह से एक फॉर्मेट बनाओ, यहाँ यूनिट लिखा था मैंने, यहाँ लिखना है तुम लोगों को सेल्स वैल्यू। और जैसे ही सेल्स वैल्यू लिखोगे तो ये सब जो है ये हट जाएगा, ये यूनिट नहीं रहेगा, ठीक है। यूनिट के जगह तुम लोग को सेल्स वैल्यू लिखना है। अब तुम लोग देख लो अपने कॉपी में, ए का सेल्स वैल्यू जब कैलकुलेट किया एकदम स्टार्टिंग पॉइंट में, तो ए बी सी डी सबका सेल्स वैल्यू तुम लोग को मिल जाएगा, और उसे लिख लो। 9,000, 7,200, 9,000, 7,200, 1,600 और 2,200, 2,200, ठीक है। अब सेम कॉस्ट में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, मटेरियल कॉस्ट उतना ही रहेगा, बस हम लोग को क्या करना है, इसका जो रेशियो है वो चेंज करना है। तो रेशियो चेंज करेंगे तो ये जो आंसर्स है ये भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है।
तो हम एक तो फिर से बता देते हैं। तो 90, अब देखो दो दो जीरो हटा दो तो क्या हो जाएगा, 90:72:16:22। तो अभी ये सिंप्लीफाई तो कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर है जब सिंप्लीफाई करने का जरूरत नहीं है। तुम लोग टोटल लगाओ कितना होता है, 90 + 72 + 16 + 22 का टोटल मुझे बताओ कितना होता है। 200. 200, तो देखो 200 तो 10,000 डिवाइड इंटू कितना हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 200, यानी सारे डेटा में डिवाइडेड बाई 200 होगा। तो सबसे पहले 10,000 डिवाइडेड बाई 200 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 50। तो 50 इंटू 9 4,500। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा 4,500। फिर हो जाएगा 50 इंटू 72। अब कैलकुलेटर का यूज करो, 50 इंटू 72 कितना होता है, 3,600। और उसके बाद 16 इंटू 50, 16 इंटू 5 हो जाता है 80, तो हो गया 800। और 22 इंटू 50, तो 22 इंटू 50 1100 हो गया, और ये 10,000 आ जाएगा। तो इस तरह से बाकी तुम लोग एलोकेशन कर सकते हो, नॉर्मल है, कैलकुलेशन जैसे होता है। और यहाँ पर हम इस टेबल का भी आंसर बता देते हैं ताकि तुम लोग टैली कर सको कि क्या होगा। A, B, C and D, 8,100, 6480, 1440, 1980, ये होगा आंसर। और बाकी जो है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको तुम लोग फिल कर लोगे। टोटल मैंने बता दिया है। और ये जो क्वेश्चन जो पूछा था इसमें दो पार्ट, ये दोनों पार्ट ही हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो समझ में आया क्वेश्चन, क्यों हम लोगों ने अपोर्शन किया वो भी मैंने बताया, क्योंकि पहले से हम लोग को पता नहीं था ए बी सी डी के लिए इंडिविजुअली कितना कितना खर्चा लगा है, क्योंकि हम लोग जो है जॉइंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लिए, तो हम लोग को मटेरियल का खर्चा वो अपोर्शन करना पड़ता है, जिसमें यहाँ पर इन लोगों ने दो मेथड स्पेसिफाई कर दिया है। आगे जब हम लोग जॉइंट कॉस्ट पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग मेथड को हम लोग को स्पेसिफिकली नहीं बोलेगा तो क्या करना है वो सब, जो जब वो वाला चैप्टर आएगा तब हम लोग करेंगे। तो ये हो गया है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएं, ये हो गया। Yes, ma'am. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो। अब फिर से हम लोग वही इक्विवेलेंट कर रहे हैं, वो बीच में एक अलग क्वेश्चन आ गया था। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर अगस्त 2012 प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। यहाँ पर बता दिया है कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का स्टेटमेंट बनाओ। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट मतलब कॉस्ट पर यूनिट, प्रोसेस टू अकाउंट प्रिपेयर करना है। अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या क्या बोला है। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक बोला है 600 यूनिट। अब इसका जो है टोटल कॉस्ट बता दिया, ये देखो 1050। तो एक चीज देखो यहाँ पर 1050 जो है, मतलब ये लो, ये अगर प्रोसेस है तो यहाँ पर हम लोगों ने ओपनिंग स्टॉक जो है, ओपनिंग स्टॉक मतलब ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का यूनिट बता दिया 600 और टोटल बता दिया 1050। तो ये टोटल किस चीज का होगा, मेटेरियल लेबर और ओवरहेड। नॉर्मली क्वेश्चन में वही रहता है, तो मैंने वही लिख दिया, मेटेरियल लेबर और ओवरहेड का टोटल बता दिया है, ठीक है। अलग अलग नहीं बताया है, परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर को अलग अलग नहीं बताया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 जो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसको अगर तुम लोग देखोगे वहां पर बताया था 29,600, 6600, 5800। ये तीनों जो है वो भी ओपनिंग का ही था, जो ओपनिंग यूनिट वहां पर 8,000 था, लेकिन उसमें अलग अलग एक्सपेंडिचर बता दिया जो इसमें नहीं बताया है, पहला पॉइंट। उसके बाद मेटेरियल 80%, लेबर 60%, ओवरहेड 60%। डिग्री ऑफ कंप्लीशन यानी
ये मटेरियल जो है ये कितना परसेंट कंप्लीट होने के बाद आया है, मतलब कंप्लीटेड मतलब पिछले साल कितना कंप्लीट होके रखा है, पिछले साल 80% कंप्लीट हुआ है, तो इस साल और कितना परसेंट कंप्लीट होना बाकी है? अगर पिछले साल 80% हुआ है तो इस साल कितना कंप्लीट होना बाकी है? 20%। इस साल का खर्चा हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो इस साल का, जो कि उस क्वेश्चन में इस तरह का पॉइंट जो था उसमें बताया था कि मटेरियल फुल्ली कंप्लीटेड है और जो लेबर और ओवरहेड है वो 1/3% करके है। अच्छा, तो लेबर कितना कंप्लीट है? 60%। अच्छा, लेबर अगर 60% कंप्लीट है तो अभी और कितना परसेंट कंप्लीट करना पड़ेगा? 40। और ओवरहेड जो है वो भी 60% कंप्लीटेड है, यानी 40% और कंप्लीट करना पड़ेगा। ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1, क्योंकि ये प्रोसेस 2 है ना, तो इसने इनपुट लिया है प्रोसेस 1 से 11,000 यूनिट और 5,500 है उस 11,000 यूनिट का कॉस्ट वैल्यू। ट्रांसफर टू प्रोसेस 3, अब ये जो प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 2 से जब प्रोसेस 3 में जाएगा, मतलब इसका और एक इनपुट मिल गया, दैट इज 11,000 और जिसका कॉस्ट है 5,500। अब जो आउटपुट आया है, देखो आउटपुट जो है वो है ट्रांसफर हो रहा है प्रोसेस 3 में एज ए आउटपुट 8,800 यूनिट्स। डायरेक्ट मटेरियल एडेड इन प्रोसेस 2, प्रोसेस 2 मतलब ये, इसमें डायरेक्ट मटेरियल मतलब यहाँ इनपुट में हम लोग क्या देंगे? 2410 का मटेरियल देंगे, मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल है। लेबर 7155, प्रोडक्शन ओवरहेड 9540, यूनिट स्क्रैप्ड, स्क्रैप कितना हुआ है? 1200। अच्छा, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, जो ये स्क्रैप है इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या बताए? देखो मटेरियल 100%, लेबर एंड ओवरहेड 70% ईच। क्लोजिंग स्टॉक में कितना रहेगा? 1600, तो ये भी आउटपुट ही है, क्लोजिंग स्टॉक में है 1600। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये देखो यहाँ पर कोलन दिया हुआ है ना, इसी से पता चलेगा। डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या है क्लोजिंग स्टॉक का? मटेरियल 70%, लेबर 60% और ओवरहेड क्या है? 60%। देयर वाज ए नॉर्मल लॉस इन प्रोसेस ऑफ 10%। और यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो ये पेन से लिखा हुआ है, ग्रॉस, ग्रॉस प्रोडक्शन का 10% जो है वो नॉर्मल लॉस है। यूनिट्स जो स्क्रैप्ड है वो रियलाइज्ड होगा 0.50 पर यूनिट। तो क्वेश्चन में इतना सारा पॉइंट बता के रखा है। तो सबसे पहले तुम लोग एक काम करो, प्रोसेस अकाउंट बनाओ और हम यहाँ पर बनाते हैं और एक एक पॉइंट डिस्कस करते जाते हैं कि क्या क्या हम लोग को यहाँ पर और समझना पड़ेगा। तो पहले लिखते हैं प्रोसेस अकाउंट, कौन सा बनाएंगे हम लोग? 2, प्रोसेस अकाउंट 2 हम यहाँ पर दिखा रहे हैं ताकि समझा सके क्वेश्चन के साथ। 2 ओपनिंग WIP, तुम लोग सेम फॉर्मेट यूज करो। ओपनिंग WIP में 600 और यहाँ पर है 1050, 600 और 1050। फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पर, ये जो पॉइंट है इसके लिए क्या बोलेंगे? ये देखो यहाँ पर जो है 1050 गिवन था, ये अलग अलग नहीं बताया था। और पॉइंट 2 जो मैंने आज लिखवाया उसमें पॉइंट 2 में लिखा हुआ है कि अगर देखो जैसे इसमें भी नहीं बताया फीफो यूज करना है या फिर एवरेज, वेटेड एवरेज मेथड यूज करना है। लेकिन अब हम लोग कुछ नहीं बोलेगा तो फीफो यूज करेंगे, ये मैंने बताया। और वैसे भी यहाँ पर वेटेड एवरेज यूज नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जो मैंने कंडीशन बताया था, ओपनिंग स्टॉक का अगर एक्सपेंसेस का अलग अलग मतलब परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर अलग अलग नहीं देगा तो हम लोग एवरेज नहीं यूज कर सकते। उसका रीजन बताओ। उसका रीजन क्या है कि एवरेज करना मतलब यही होता है ना कि प्रीवियस ईयर का मटेरियल का खर्चा और करेंट ईयर का मटेरियल का खर्चा जोड़ना है। जबकि प्रीवियस ईयर का मटेरियल का खर्चा तो मुझे पता ही नहीं इंडिविजुअली, खर्चा तो पता है 1050 बट नॉट इन द नेचर ऑफ मटेरियल। ये मतलब एक टोटल ऑफ मटेरियल लेबर ओवरहेड है, तो अगर बाइफर्केशन है नहीं तो वेटेड एवरेज कर ही नहीं सकते। तो दैट्स वाई इसमें वेटेड एवरेज हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट हम लोग को समझना चाहिए कि क्यों हम लोग वेटेड एवरेज अप्लाई नहीं करके फीफो अप्लाई करेंगे। तो क्या समझ में आया तुम लोगों को क्यों वेटेड एवरेज यूज नहीं करेंगे? हेलो, यस मैम। ओके। Yes, ma'am.
अच्छा, अब नेक्स्ट खर्चा, ये तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन बता के रखा है, ये 1050 का, ये इक्विवेलेंट पे हम लोग यूज करेंगे। अब आगे जो भी डेटा यहाँ यूज करते हैं वो देखो। ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस टू, तो प्रोसेस वन, सॉरी, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस वन से कितना है 11,000 यूनिट, और इसका जो कॉस्ट है वो है 5,500, ये लिख दिया मैंने। और ट्रांसफर टू प्रोसेस थ्री, तो बाई प्रोसेस थ्री लिखेंगे। प्रोसेस थ्री में कितना ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर टू प्रोसेस थ्री 8,800 यूनिट। डायरेक्ट मेटेरियल, तो इसके बाद तुम लोग यहाँ पर लिखोगे टू डायरेक्ट मेटेरियल, और यहाँ पर 2410 है, तो 2410 इस तरह से लिखो, डायरेक्ट मेटेरियल 2410। उसके बाद है डायरेक्ट लेबर 7155, तो हम यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट लेबर 7155। प्रोडक्शन ओवरहेड 95, तो टू प्रोडक्शन ओवरहेड 9540। यूनिट स्क्रैप जो है वो 1200 है, लेकिन इसका भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ नॉर्मल लॉस बताया 10% ऑफ ग्रॉस प्रोडक्शन। अब ये ग्रॉस प्रोडक्शन क्या है वो भी समझाएंगे। तो यहाँ नॉर्मल लॉस तो होगा, वो लिख लेते हैं, अब नॉर्मल लॉस होगा कि नहीं चेक कर लेंगे। अब ये कंप्लीशन बताए जिसे हम लोग बाद में सीखेंगे, और ये है क्लोजिंग स्टॉक, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं, दैट इज 1600। और कुछ नहीं है। अब हम लोग सबसे पहले सीखेंगे ग्रॉस प्रोडक्शन क्या होता है। तो हम लोगों ने ओपनिंग कितना यूनिट हम लोग के पास है 600, और ट्रांसफर जो है वो कितना है 11,000, जो प्रीवियस प्रोसेस था प्रोसेस वन। और हम लोगों ने और कुछ इनपुट दिया है क्या, हम लोगों का कुछ यूनिट इनपुट नहीं है, सिर्फ मेटेरियल का खर्चा बताया। तो टोटल मुझे बताओ कितना यूनिट्स हो रहा है, 11,600 टोटल जो हो गया, ये इनपुट हो गया। लेकिन हम लोग को बोला है इनपुट के ऊपर नहीं, नॉर्मली हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था कि इनपुट के ऊपर हम लोग नॉर्मल लॉस को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहाँ इनपुट नहीं बोला, यहाँ पर बोला है प्रोडक्शन के ऊपर, वो भी कौन सा प्रोडक्शन, ग्रॉस प्रोडक्शन। वैसे तो हम लोगों ने 11,600 का प्रोडक्शन करना चाहा था, लेकिन 11,600 का प्रोडक्शन नहीं हुआ है। प्रोडक्शन कितना हुआ है 8,800 प्लस कुछ नॉर्मल लॉस, वो भी प्रोड्यूस्ड ही होता है, लेकिन जो प्रोडक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं है वो कितना है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, वो है क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, जिसका वैल्यू दे दिया इन लोगों ने 1600। तो प्रोडक्शन कितना हुआ है, तो प्रोडक्शन जो हुआ है वो 10,000। तो प्रोडक्शन जो हुआ है वो 10,000। प्रोडक्शन मतलब जो प्रोड्यूस्ड हुआ है। अब प्रोड्यूस्ड तीन फॉर्म में हो सकता है, या तो वो फिनिश गुड्स है उसे हम लोग प्रोड्यूस्ड बोलेंगे, या तो वो नॉर्मल लॉस है उसे प्रोड्यूस्ड बोलेंगे, या तो वो एबनॉर्मल लॉस है वो भी प्रोड्यूस्ड है, या तो एबनॉर्मल गेन है। तो ये चार चीज को हम लोग बोल सकते हैं प्रोड्यूस्ड, बोल सकते हैं ना, इसी को ही बोला जाता है प्रोड्यूस्ड फिनिश गुड्स। लेकिन क्लोजिंग जो है उसे प्रोड्यूस्ड नहीं बोलेंगे, वो तो आधा प्रोड्यूस्ड है, इसीलिए WIP वर्क इन प्रोग्रेस है वो, इसीलिए 1600 WIP है। तो हम लोगों का जो ग्रॉस प्रोडक्शन है 10,000 आया। इसका कैलकुलेशन तुम लोग को वर्किंग नोट करके करना है, और जैसे ही तुम लोग ये 10,000 कैलकुलेट कर लोगे तो तुम लोग को नॉर्मल लॉस मिल जाएगा जो है 10%। तो 10,000 का 10% कितना होता है, 10,000 का 10% होता है कितना, 100 होगा या 1000 होगा, 1000 होगा। 1000। हाँ, तो नॉर्मल लॉस हो गया 1000। और हम लोग को जो स्क्रैप है वो बता के रखा है, देखो 1200, अगर स्क्रैप 1200 बताया है और नॉर्मल लॉस अगर 1000 है, तो बाकी फिर इससे क्या ट्रीट करेंगे, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, एबनॉर्मल लॉस ट्रीट करेंगे, दैट इज 200। तो इधर देखो इतना सब आएगा, और इसे तुम लोग को टोटल करना है, और ये बाकी डेटा ब्लैंक रहेगा। तो तुम लोग कॉपी में करते जाओ, हम इसे फ्रेशली दिखा देते हैं किस तरह से करना पड़ेगा। अब उसके पहले तो मैंने जो भी समझाना था वो समझा दिया, बेसिक जो भी था, फिर धीरे धीरे हम लोग डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी समझेंगे। तो पॉइंट वन हम लोगों ने ये समझा, कहाँ WIP यूज करेंगे, कहाँ फीफो, और क्यों नहीं कर सकते ये भी देख लिया हम लोगों ने। ग्रॉस प्रोडक्शन क्या होता है वो देखा हम लोगों ने। और हम लोग अब यहाँ पर कैलकुलेशन को कर लेते फ्रेशली एक बार। प्रोसेस टू, टू ओपनिंग WIP, 600, 1050, टू प्रोसेस वन,
ट्रांसफर लिख सकते हो, टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 लिख दो 11,000 5,500 टू डायरेक्ट मटेरियल 2410 टू लेबर हो जाएगा 7155 टू ओवरहेड 9540 बाई नॉर्मल लॉस हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 1000 बाई एबनॉर्मल लॉस 200 बाई ट्रांसफर टू प्रोसेस 3 बाई क्लोजिंग WIP। तो प्रोसेस 3 में ट्रांसफर हो रहा है 8800 और प्रोसेस जो क्लोजिंग है वो है 1600 और जो स्क्रैप है वो 50 पैसा करके सेल होगा, ऐसा दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो एट द रेट ऑफ 0.50 नॉर्मल लॉस, तो 0.50 मतलब इसका आधा हो जाएगा, दैट इज 500। अब इसका टोटल कर लो और इधर टोटल कर लो और इधर टोटल कर लो, बाकी ये हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 11,000 प्लस 600 11,600 और इसका टोटल 25,655 है, 25,655। तो ये हो जाएगा 11,600 और ये 25,655 होना चाहिए। अब हम लोग को ये और ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं फीफो मेथड, क्योंकि WIP यूज नहीं कर सकते, मैंने बताया यहाँ पर हम लोग फीफो यूज करेंगे। और फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब फर्स्ट जो भी प्रोडक्शन हम लोग करेंगे उसे पहले हम लोग मतलब आउट यानी सेल के लिए भेज देंगे। तो यहाँ पर देखो हम लोग का टोटल यूनिट जो 11,600 है, वहां पर हम लोगों ने ट्रांसफर कितना यूनिट किया, हम लोगों ने ट्रांसफर किया है 8,800 यूनिट ट्रांसफर किया है। तो 8,800 किस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेशन किया होगा, क्योंकि हम लोग अगर फीफो यूज कर रहे हैं तो 8,800 यूनिट जो है हम लोग का फर्स्ट यूनिट हम लोग के पास अवेलेबल कितना था, प्रीवियस ईयर का अवेलेबल यूनिट था 600, ठीक है। और अगर हम लोगों ने 8,800 ट्रांसफर किया है तो और कितना यूनिट ट्रांसफर किया होगा। अगर 8,800 यूनिट प्रोसेस 3 में ट्रांसफर किया है और प्रीवियस ईयर का 600 अवेलेबल था, तो करेंट ईयर से हम लोगों ने कितना यूनिट ट्रांसफर किया होगा, बताओ। एट थाउजेंड टू होने से तभी ना टोटल होगा, 8,002 होने से तभी तो टोटल करने से कितना आएगा 8,800 ना। 600 तो दिख ही रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये फर्स्ट इन है, फिर ये सेकंड इन है, तो प्रीवियस ईयर का ये पहले आया, फिर ये वाला आ रहा है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड जब हम लोग फॉलो करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो ये हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं 8,800, इसमें ब्रैकेट में लिख लो समझने के लिए, फिनिश्ड प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब ये जो 8,800 हम लोगों ने ट्रांसफर किया है, क्योंकि हम लोग का टारगेट हमेशा रहेगा पहले ये 600 जो इनकम्प्लीट यूनिट है इसे कंप्लीट करना। नॉर्मल सा बात है, क्योंकि ये तो आधा बना हुआ है, पहले इसे फिनिश करेंगे ना, ये जल्दी सेल होगा। 11,000 जो फ्रेशली हम लोग डाल रहे हैं इसे तो कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, जबकि ये आधा अधूरा कंप्लीट है। तो सबसे पहले इसे कंप्लीट करेंगे इस इनकम्प्लीट यूनिट को। तो ये हम लोग क्या करेंगे, जैसे कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही वो ट्रांसफर कर देंगे प्रोसेस 3 में। और फिर बाकी हम लोगों ने यहाँ देखा है कि प्रोसेस 3 में हम लोगों ने 600 नहीं, कितना ट्रांसफर किया 8,800। तो 600 अगर प्रीवियस वाले से किया है तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि हम लोग जो ये वाला है 11,000 उससे कितना ट्रांसफर किया होगा 8,200 यूनिट। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो करेंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो उसके लिए कॉलम बनाओ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, और उसमें हम लोग परसेंटेज जो है वो समझ लेते हैं।
यहाँ पर समझने के लिए थोड़ा कॉलम बढ़ा देते हैं ताकि फीफो मेथड समझ में आ जाए अच्छे तरह से। इनपुट पर्टिकुलर आउटपुट, यहाँ पर इनपुट का कॉलम एक ले लिया है मैंने ताकि बाइफर्केशन जो है वो समझ में आ जाए। और मेटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, मेटेरियल, लेबर, ओवरहेड, परसेंटेज यूनिट, परसेंटेज यूनिट, परसेंटेज यूनिट। तो हम लोगों ने पहले इनपुट दिया था 600 यूनिट इनपुट दिया था, और ये 600 यूनिट जो है ये क्या है, ये है ओपनिंग स्टॉक, और इसका फुल्ली कंप्लीटेड है, इसका फुल्ली कंप्लीटेड है आउटपुट 600। क्योंकि ये हम लोग नॉर्मल सा बात है कि हम लोग का जो आधा अधूरा है वही पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो आउटपुट कितना चला जाएगा 600। उसके बाद हम लोगों ने कितना इनपुट दिया है, इसके बाद हम लोगों ने इनपुट दिया है फ्रेशली जो है प्रोसेस 1 से लिया है 11,000। अब ये जो इनपुट दिया था इसमें से नॉर्मल लॉस हुआ है। देखो इस इनपुट का क्या क्या कंडीशन हुआ है। नॉर्मल लॉस हुआ है जो है 1000। इसके अलावा इस यूनिट से एबनॉर्मल लॉस भी बना है जो है 200। और मैंने बताया था कि नॉर्मल लॉस का कभी भी हम लोग कैलकुलेशन नहीं करते हैं, वो अपने स्क्रैप वैल्यू पे बिक जाता है। एबनॉर्मल लॉस है, और कुछ बना है फिनिश्ड गुड्स, और कुछ है क्लोजिंग WIP। अब फिनिश गुड्स कितना बना है ये देखो, और क्लोजिंग WIP है 1600, क्लोजिंग WIP है 1600। अब मुझे ये बताओ कि फिनिश गुड्स में कितना देना चाहिए, जो अभी हम समझा रहे थे थोड़े देर पहले। तुम लोग ये बताओ कि फिनिश गुड्स में कितना देना चाहिए। ऑब्वियसली हम लोग प्रोसेस 3 में कितना इनपुट ट्रांसफर किए हैं 8800, लेकिन ये कहाँ कहाँ से ट्रांसफर किए 600, और कितना ये 600 जो है ओल्ड वाले से मतलब प्रीवियस ईयर वाले से है, और न्यू जो है उसमें से हम लोगों ने कितना देना है, उसमें से हम लोगों को देना पड़ेगा 8000। कितना आया था मेरा कैलकुलेट करके 200, कैसे आया? 8,200। हाँ, टोटल 8800 था, उसमें से 600 प्रीवियस ईयर का है, तो इस ईयर से हम लोगों ने कितना ट्रांसफर किया होगा 8200। तो इस जो फिनिश गुड्स है जिसको हम लोगों ने फिनिश गुड्स बोल के 8800 लिखा है प्रोसेस अकाउंट में, लेकिन उसी को जब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ओपनिंग स्टॉक अलग से लिखा है बिकॉज उसका परसेंटेज अलग है, कैलकुलेशन अलग है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 8800 लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक फिनिश गुड्स है, ये भी फिनिश गुड्स का पार्ट है लेकिन वो प्रीवियस है। तो यहाँ पर जो है ये जो फिनिश गुड्स होगा ये हम लोग को लिखना पड़ेगा 8200। 8800 लिखेंगे तो 600 इंक्लूडेड होके लिखेंगे तो 2 बार हो जाएगा ना। और यहाँ पर अगर 600 नहीं लिखते हैं तो फिर उसका कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये भी फिनिश गुड्स है, ये करंट ईयर वाला है, ये भी फिनिश गुड्स है जो ओपनिंग स्टॉक यानी ये प्रीवियस ईयर वाला है। तो तुम लोग को ब्रैकेट में करंट ईयर या फिर फिनिश गुड्स लिखने का जरूरत नहीं है, ये मैंने समझाया है। ब्रैकेट में जो भी लिखा है इसको लिखने का कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम लोग ये ओपनिंग स्टॉक लिखोगे, नॉर्मल लॉस लिखोगे, एबनॉर्मल लॉस, फिनिश गुड्स और क्लोजिंग WIP। फिलहाल समझने के लिए पेंसिल से लिख सकते हो लेकिन एग्जाम में नहीं लिखना है। और फिर से हम एक बार बता देते हैं, जब भी फीफो मेथड करेंगे हम अगर प्रीवियस ईयर का कोई भी इनपुट है पहले उसे कंप्लीट किया जाता है, फिर हम लोग उसे सेल करने का कोशिश करेंगे, यानी फिनिश गुड्स में पहले वो आ जाएगा। अगर प्रोसेस 3 में हम लोगों का टारगेट ही है 8800 ट्रांसफर करने का, तो पहले 600 वाला यूनिट भेजेंगे, और उसके साथ जो करंट ईयर में और कितना हो जाएगा फिर 8200 जो बैलेंस करके आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर करके। तो 8200 यूनिट का जो फिनिश गुड्स है वो करंट ईयर से प्रिपेयर हुआ है। तो यहाँ पर इस तरह से लिखना है, लेकिन प्रोसेस ए में इस तरह से नहीं लिखना है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग एप्लीकेशंस के वजह से हम लोग इस तरह से लिखेंगे। तो ये सब पॉइंट तुम लोग को ध्यान में देखना है। और अब हम लोग डिग्री ऑफ जो कंप्लीशन है उसे यूज करेंगे। क्वेश्चन में जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन के बारे में बताया उसे यूज करेंगे। तो
कुछ डेटा तो हम लोग खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे देखो फिनिश गुड्स जो होता है, जैसे नॉर्मल लॉस का मैंने बोल दिया कि कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगा, उसी तरह से फिनिश गुड्स उसे ही बोलेंगे जो 100% कंप्लीट होता है। तो 100% 8,200, 100% 8,200, 100% 8,200। अब इसके बाद है ओपनिंग, एबनॉर्मल और क्लोजिंग। अच्छा तो एक एक देख लेते हैं। तो देखो क्या बोला है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो ओपनिंग था उसमें कंप्लीशन मतलब ऑलरेडी कंप्लीटेड है कितना, मेटेरियल 80%, लेबर 60% और ओवरहेड कितना है, वो भी है 60%। तो अगर ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है तो इस बार क्या करना है, 80% मेटेरियल पे काम करना है या फिर 20% मेटेरियल पे काम करना पड़ेगा, बताओ। 600 पिछले साल का WIP है जो ऑलरेडी मेटेरियल के तरफ से देखो तो 80% काम कंप्लीट है, तो अभी कितना परसेंट काम कंप्लीट करना पड़ेगा, 80% या 20%? 20%। 20%। तो ये तुम लोग को ध्यान में रखना है, जब भी ओपनिंग देगा तो तुम लोग को इस तरह से सोचना पड़ेगा। डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑलरेडी है, तो अभी हम लोग तो पिछले साल का नहीं कर रहे, इस साल का कर रहे हैं। तो लेबर हो जाएगा, यानी मेटेरियल 20%, लेबर हो जाएगा 40% और ओवरहेड हो जाएगा 40%। तो तुम लोग उसमें लिखो 20 40 40। तो ओपनिंग स्टॉक में लिख देते हैं 20 40 40। तो 20% मतलब 120, 40% मतलब 240 और फिर 40% मतलब हो जाएगा 240। अच्छा फिर देखो ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 3। अच्छा डायरेक्ट मटेरियल एडेड दिया है और यहाँ पर दिया है डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड, यूनिट स्क्रैप, डिग्री। अच्छा स्क्रैप जो है उसका कंप्लीशन देखो, मटेरियल 100%, लेबर एंड ओवरहेड 70% ईच। तो ये तो इस बार का है, तो इस बार कितना खर्चा हुआ है, इस बार मटेरियल का खर्चा हुआ है 100%, लेबर ओवरहेड 70%। तो ये जितना है उतना ही लिखेंगे, क्योंकि इस बार तो ये तो न्यूली है ना, ये तो ओल्ड वाला नहीं है। जो भी काम हुआ है एबनॉर्मल लॉस पे मतलब स्क्रैप पे इसी बार हुआ है। तो 100% और 70% ईच, तो 100% एंड 70% ईच। तो मटेरियल जो है ये 100% काम हुआ है और 70% ईच, 140 140। जबकि नॉर्मल लॉस पे तो कोई कैलकुलेशन होगा नहीं। फिनिश गुड्स कर लिया हम लोगों ने। अब क्लोजिंग WIP को देख लेते हैं क्या है। क्लोजिंग WIP जो है उसमें बोला है मेटेरियल 70%, लेबर ओवरहेड 60% तो क्लोजिंग WIP भी इसी साल का है। तो इस साल हम लोगों ने कितना काम किया, इसके पहले तो इस पे कोई भी काम नहीं हुआ, जीरो लेवल पे। तो इस बार कितना काम हुआ है, 70%, 60%, 60%। तो ये लो 70%, 60% एंड 60%। अब इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। 70% मतलब 1120, 60% मतलब 960 और यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा 960। अब टोटल करके बताओ कितना कितना हो रहा है। वन फोर फोर जीरो 1440, 1440 तो नहीं हो रहा। 9680। 9640, 9640 आ रहा है और ये 9540 है मैम। और 9540 इस तरह से होगा। देखो टोटल करके देखो।
হ্যাঁ তাই Yes, এসেছে। ma'am. 9640. हाँ 9640 9540 और 9540। अच्छा यहाँ पर एक एडिशन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ना दो तरह का मेटेरियल, अगर तुम लोग प्रोसेस 2 अकाउंट एक बार देखोगे, क्योंकि मैंने तो वो रब कर दिया, तुम लोग एक बार कॉपी में देखो। प्रोसेस 2 अकाउंट जब तुम लोग बनाए हो वहां पर WIP 600 यूनिट 1050 जो एक्सपेंस है उसमें हम लोगों को बाइफर्केशन नहीं पता, और मेटेरियल है 2410, और एक मेटेरियल भी है जो प्रोसेस 1 से मिला है दैट इज 5500। इसको भी हम लोग रॉ मटेरियल ही मानते हैं, क्योंकि मैंने पहले दिन ही बताया था कि दूसरे प्रोसेस का जो आउटपुट होता है वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इनपुट होता है, तो इनपुट मतलब बेसिकली रॉ मटेरियल ही होता है। तो यहाँ पर देखो रॉ मटेरियल दो ठो हो गया, एक 5500 और एक 2410, दो नेचर का मेटेरियल हो गया, यानी मेटेरियल 1 और 2। तो यहाँ पर ना एक काम करो, इसे मेटेरियल 2 दे दो और यहाँ पर एक कॉलम बना लो मेटेरियल 1। अगर किसी का नहीं जगह है तो इसके बाद बना लो तो भी चलेगा, परसेंटेज और यूनिट लिखना पड़ेगा। मेटेरियल 1 भी यहाँ पर आ जाएगा। और मेटेरियल 1 जो है एक बार समझ लो, मेटेरियल 1 जो है वो कैसे आ रहा है, तुम लोग अगर प्रोसेस अकाउंट को एक बार देखोगे तो मेटेरियल 2410 जिसके लिए मैंने ये वाला बनाया है, ठीक है, बाकी सारा ठीक है, और ये जो 5500 है ये मेटेरियल 1 मानेंगे, 5500 को मेटेरियल 1 मानेंगे, बिकॉज वो प्रीवियस प्रोसेस से आया हुआ है, प्रीवियस प्रोसेस का जो इनपुट है उसे हम लोग मेटेरियल ही ट्रीट करते हैं, और ये मेटेरियल ट्रीट करते हैं, इसी वजह से इसका यूनिट पे लिखा हुआ रहता है। तो ये जो मटेरियल है, क्या ओपनिंग स्टॉक पे इस मटेरियल का कोई भी असर होगा, मुझे ये बताओ, क्या ओपनिंग स्टॉक पे इस मटेरियल का कोई असर होगा, या फिर जो करंट प्रोसेस है दैट इज प्रोसेस 2 पे सिर्फ इस मटेरियल का असर होगा? हेलो, फिर से एक बार समझो क्वेश्चन। अच्छा बोलो कौन क्या बोल रहा हो। हेलो, मैम प्रोसेस 2 में इम्पैक्ट होगा। हाँ प्रोसेस 2 में होगा, तो जो ओपनिंग स्टॉक है उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। जो जो इनपुट आ रहा है प्रोसेस 2 के लिए प्रोसेस 1 से, उसका इम्पैक्ट तो प्रीवियस वाले पे नहीं होगा, तो मेटेरियल 1 का इम्पैक्ट जो है वो ओपनिंग स्टॉक में नहीं आएगा, और नॉर्मल लॉस में तो ऐसे भी कैलकुलेशन नहीं होता है। लेकिन अब जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है, अब जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है क्या उस पर इम्पैक्ट होगा? उस पर 100% इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जो एबनॉर्मल लॉस, फिनिश गुड्स, क्लोजिंग WIP, ये सारे के सारे जो है, ये जब हम लोगों ने मतलब प्रिपेयर हुआ था तो इसमें प्रोसेस 1 जो है इसका रॉ मटेरियल यूज हुआ था कि नहीं? प्रोसेस 1 जो है इसका रॉ मटेरियल यूज हुआ था, इसीलिए एबनॉर्मल लॉस में भी इसका इफेक्ट होगा। अब एबनॉर्मल लॉस में 100% यही कैलकुलेट करेंगे जो बाकी डेटा के लिए कैलकुलेट है, तो 100% यानी कितना हो जाएगा 200। फिनिश गुड्स तो 100% कंप्लीट होता है, तो 100% यानी 8200। और क्लोजिंग WIP जो है, क्लोजिंग WIP इसमें हो जाएगा, इसमें भी होगा 100%, दैट इज 1600। तो एक बार टोटल करके मुझे बता दो ये कॉलम कितना हो रहा है। इसमें 3 डेटा लगा है, 200 एबनॉर्मल लॉस वाला, फिनिश गुड्स वाला 8200, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है 1600। सिक्सटीन हंड्रेड, 8000, 10,000, तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000। फिर से समझा देते हैं, देखो यहाँ पर दो मटेरियल है, एक जो है रॉ मटेरियल जिसका जो वैल्यू है वो दे के ही रखा है, रॉ मटेरियल है 2410, ठीक है, और एक जो है प्रोसेस 1 से हम लोगों ने लिया है दैट इज 5500। दो तरह का मटेरियल है, मैंने एक ही तरह का मटेरियल ट्रीट किया था, ये वाला नहीं किया था, इसको फिर से ट्रीट किए, यहाँ पर जो छूट गया था। ओपनिंग स्टॉक का, ओपनिंग स्टॉक के जो कंप्लीशन है उसमें इस मटेरियल का कोई हाथ नहीं, क्योंकि ये जो है ये प्रोसेस 1 से आया हुआ है प्रोसेस 2 के लिए। नॉर्मल लॉस में ट्रीटमेंट होता नहीं है, एबनॉर्मल लॉस जो है वो 100% कंप्लीट है इन द नेचर ऑफ मटेरियल, और फिनिश गुड्स तो 100% कंप्लीट होने से ही होता है, और क्लोजिंग WIP जो है उसमें ये वाला मटेरियल का हम लोग कंप्लीशन 100% लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1600, तो टोटल 10,000 होगा। अब हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। मैम है
ম্যাম বলছি আগের দিন যে কোশ্চেন নাম্বার 7 করেছিলাম ওতেও হ্যাঁ। দুটো ম্যাটেরিয়াল ছিল কিন্তু ওটা একটাই করেছিলাম। আগের দিনের কোয়েশ্চেন নাম্বার 7 ওটা কি অন্য প্রসেস থেকে নেওয়া ছিল সেটা দেখতে হবে। না ম্যাম। হ্যাঁ সেই জন্য যদি অন্য প্রসেস থেকে নেওয়া থাকে তখন, যদি অন্য প্রসেস থেকে আসে, এটা যদি কন্টিনিউয়েশন প্রসেস হবে तभी দুটো মেটেরিয়াল ট্রিট করব, ठीक है Yes, सर। हाँ मैम। और इसका भी हम नोट लिखवा देंगे कब दो मेटेरियल ट्रीट करना है, जब दूसरे प्रोसेस से आएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन प्रोसेस है तभी दो मेटेरियल ट्रीट करना है, अदरवाइज नहीं करना है, जो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों ने नहीं किया था। इसका हम नोट बता देंगे, फिलहाल आज इससे लिख लो मेटेरियल 1 का जो कॉलम है, बाकी सेम, बाकी तो सब सिमिलर ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट जो करेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, वो भी एज इट इज ही करेंगे जैसे होता है। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, particulars, cost, equivalent unit, cost per unit और cost, और एक टाइप होना चाहिए था, टाइप एक होगा, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पर हो गया टाइप। तो पर्टिकुलर्स में हम लोग क्या लिखेंगे, मटेरियल 1 और यहाँ अमाउंट, काम करते ही पर्टिकुलर में लिख देते विथ अमाउंट के साथ, यहीं पर कैलकुलेशन कर देते, इसे अमाउंट लिख देते। पर्टिकुलर मेटेरियल 1 जो है वो कितना है, मेटेरियल 1 मतलब जो दूसरे प्रोसेस से आया है, दैट इज 5500। और स्क्रैप जो है हमेशा फर्स्ट मेटेरियल से ही लेस किया जाएगा, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू क्यों लेस किया जाता है ये मैंने लास्ट दिन भी बताया था, क्योंकि स्क्रैप जो होता है वो मेटेरियल का ही होता है, मेटेरियल के कॉस्ट को रिड्यूस करता है, इसीलिए हम लोग स्क्रैप लेस करते हैं। तो यहाँ पर दो मेटेरियल है तो तुम लोग पूछोगे कि इसी से क्यों, क्योंकि फर्स्ट मेटेरियल से ही किया जाता है, जो फर्स्ट मेटेरियल है उसी का कॉस्ट रिड्यूस करना चाहेंगे, उसके बाद ही नेक्स्ट वाला अगर कुछ बचता है तो उस पर यूज करेंगे, तो हमेशा फर्स्ट पे ही यूज किया जाएगा। और इसके बाद ऐड करेंगे मेटेरियल 2। मेटेरियल 2 जो है, मेटेरियल 2 का वैल्यू बताओ कितना है, मतलब जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है, 2410। मेटेरियल 2 है, एडिशनल मेटेरियल लिख दो इसे, एडिशनल मेटेरियल है 2410। उसके बाद है लेबर, लेबर कितना है 7155। ओवरहेड कितना है, ओवरहेड है 9540, जैसा था वैसा ही है सेम। इक्विवेलेंट यूनिट, ये मेटेरियल 2 जो पहले हम लोग का बना हुआ था 9640, ये वाला था 9640, ये वाला था 9540, और ये वाला भी था 9540, और ये जो हम लोग का आया ये जो है ये आया था 10,000, ये जो बाद में मैंने कैलकुलेट किया ये आया 10,000। अब कॉस्ट पर यूनिट देखो ये कितना हो जाएगा 0.50। अच्छा यहाँ तो कॉस्ट का कॉलम नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम होगा 0.50। नेक्स्ट 0.25, और ये हो जाएगा 0.75, और ये हो जाएगा ₹1। ये हो गया कॉस्ट पर यूनिट। ये है इक्विवेलेंट यूनिट, जैसा था वैसे सिमिलर है, ठीक है, सिर्फ मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पर मेटेरियल 1 को वो जो है वो मैंने ऐड किया एक्स्ट्रा जो है, और ये कब मेटेरियल 1 लेना है इसका हम नोट लिखवा देंगे, और तब हम डिटेल्स में समझा भी देंगे। अब नेक्स्ट तुम लोग कर लो वो जो होता है स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट।
स्टेटमेंट ऑफ एपोर्शन स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्चनमेंट ऑफ कॉस्ट। और कौन सा कॉस्ट निकालना है हम लोगों को? एबनॉर्मल लॉस निकालना है, फिनिश प्रोडक्ट निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। और एक चीज भी हम लोग को कैलकुलेट करना है, जो ओपनिंग स्टॉक जिसको हम लोगों ने फुल्ली कंप्लीट किया, जो 600 था वो आधा कंप्लीट था, उसका भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि ये फीफो मेथड है, हम लोगों ने वेटेड एवरेज किया नहीं है, ये फीफो मेथड है। फीफो मेथड में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब 600 यूनिट जो है वो पहले हम लोग को फुल्ली कंप्लीट करना है, फिर उसे हम लोगों को फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करना है, यानी प्रोसेस 3 के लिए। तो अगर 600 यूनिट जो 1050 का बना हुआ था और बाकी हम लोगों ने उसे बनाया, तो उसमें क्या खर्चा होगा, इसके वजह से हम लोग यहाँ पर कौन सा निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक। क्योंकि तुम लोग स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट देखोगे तो वहां पर मैंने ओपनिंग स्टॉक लिखा है, तो वो कॉलम बना लो, जो कॉलम है मैंने डायरेक्टली ओपनिंग स्टॉक लिख दिया। कॉलम को प्रिपेयर कर लो। पर्टिकुलर्स, टाइप्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट और कॉस्ट पर यूनिट, इक्विवेलेंट यूनिट, इक्विवेलेंट यहाँ लिख देते हैं, इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट और टोटल कॉस्ट, या फिर सिर्फ कॉस्ट भी लिख सकते हैं। तो पर्टिकुलर सबसे पहले लिख देते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में क्या क्या खर्चा है? टाइप्स हम क्या है? टाइप हम लोग का है मेटेरियल 1, मेटेरियल 2, लेबर और ओवरहेड, लेबर और ओवरहेड। तो मेटेरियल 1 का इक्विवेलेंट यूनिट इसमें कुछ नहीं था, क्योंकि इसमें कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आया था। मेटेरियल 2 अगर तुम लोग स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट देखोगे तो वहां पर आया है 120, लेबर आया है 240 और ओवरहेड आया है 240। और कॉस्ट पर यूनिट जो है अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, एक आया है 0.25, 0.75 और 1, 0.25, 0.75 और 1। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 120 इंटू 0.25, 30, 180 और 240। तो टोटल कर लो। यहाँ पर सिर्फ कॉस्ट लिख सकते हो, अगर और भी थोड़ा प्रेजेंटेशन सही करना है तो यहाँ टोटल कॉस्ट लिख सकते हो। ये टोटल करके 0,450। अच्छा, अब एबनॉर्मल लॉस करेंगे। एबनॉर्मल लॉस लिख लिया मैंने, तो एबनॉर्मल लॉस में क्या क्या है? मेटेरियल 1, फिर से टाइप्स वही लिख लेते हैं जिसमें एप्लीकेबल होगा उसमें लिख देंगे, लेबर और ओवरहेड। तो एबनॉर्मल लॉस में मेटेरियल 1 इफेक्टेड था 200, फिर यहाँ पर है 140, 140 ये दोनों था 140 एंड 140, और मेटेरियल 2 वो भी था 200, दोनों 100% था। और यहाँ पर ये है 0.25, ये तो पता है, ये 0.75 और ये 1 है, और इसका वैल्यू कितना आया था? इसका आया था 0.50। तो 0.50, तो ये 50%, यानी ये 100 हो जाएगा, ये 1/4 यानी 50 हो जाएगा, और 140 का 75 ये हो जाएगा 105, और ये 141 रुपीज करके। अब इसका टोटल 593, तो हो गया 395। तो एबनॉर्मल लॉस निकाल लिया हम लोगों ने, और फिनिश प्रोडक्ट और क्लोजिंग स्टॉक ये सब तो नॉर्मल है, ये सब तो ऐसे भी करते हैं, क्योंकि ये फीफो है तो ये भी कैलकुलेट किए, ये भी धीरे धीरे समझ जाओगे क्यों कैलकुलेट किए, मैंने बताया भी और फिर बताएंगे, कंप्लीट होने के बाद फिर से बताएंगे। अब ये हटाते हैं ओपनिंग स्टॉक, अब इसके जगह पे फिनिश गुड्स लिख लेते हैं। तुम लोग चाहो तो क्लोजिंग WIP भी लिख सकते हो। फिनिश गुड्स, इसमें मेटेरियल 1, मेटेरियल 2, लेबर, ओवरहेड,
मेटेरियल 1 जो है वो इसमें सारा ही 8200 है, 100% कंप्लीट। कॉस्ट पर यूनिट 0.50, 0.25, 0.75 और ₹1, तो ये 50%, 4100, ये हो जाएगा 42050 6150 और ये हो गया 8200। इसका टोटल कैलकुलेट करो 20,500। और लास्ट बचा क्लोजिंग स्टॉक, इसे हटाते हैं। लास्ट हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर ओवरहेड। क्लोजिंग स्टॉक जो है उसका मटेरियल है 1600 1120, 1600 1120 960, लेबर 960 और ओवरहेड भी 960। ये तो ₹1 है, ये 0.75, 0.25, 0.50, ये 50% यानी 800 हो जाएगा। और 1120 इंटू 0.25 280 और 960 इंटू 0.75 720 और 960। अब टोटल कर लो 2760। 2760। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ गया 2760। अब तुम लोग क्या करोगे, फिनिश गुड्स का जो वैल्यू है वो तुम लोग का आया है 20,500। अच्छा, सबसे पहले तुम लोग प्रोसेस जो 2 अकाउंट है उसमें तुम लोग एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू पुट कर दो। एबनॉर्मल लॉस है 395, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा, उसका वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो 395। और क्लोजिंग स्टॉक का भी वैल्यू पुट कर दो 2760। एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक ये दोनों को पुट कर दो। और ये जो है फिनिश गुड्स जो तुम लोग का है 20,500, ये पुट करने से देखो, पुट मत करो, जस्ट कैलकुलेटर में इसे यूज करके देखो, आंसर टैली नहीं करेगा। और क्यों नहीं कर रहा है ये हम बता देते हैं। पहले चेक करो क्यों आंसर टैली नहीं कर रहा है। अगर तुम लोग 500 जो है नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है, 395 एबनॉर्मल लॉस आया है, उसे लिखे हो। हम बोल रहे हैं इसे भी लिख दो, क्लोजिंग WIP भी लिख दो। अब हम लोग को क्या करना है, ये जो है 20,500 इसे कैलकुलेटर में लेके अगर चेक करोगे तो 25,655 नहीं आएगा। चेक करके देख लो, 25,655 नहीं आएगा। हाँ मैं लास्ट है ना। हाँ, अब क्यों नहीं आ रहा है देखो। अब यहाँ पर एक स्टेप करेंगे कैलकुलेशन, मतलब इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ फिनिश गुड्स। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि फिनिश गुड्स जो 8,800 यूनिट्स है, ये कहाँ से आया है, ये ओपनिंग का 600 प्लस जो न्यू है उससे 8,200 तब होगा। अब फिनिश गुड्स यूनिट में लिखा हुआ है 8,800, लेकिन देखो ये कितना है 8,200, तो तुम लोग कितने का वैल्यू पुट कर रहे हो, 8,200 का, तो कैसे आएगा, यानी इसमें और कितना का वैल्यू ऐड होगा, 600 का। और 600 का वैल्यू एकदम स्टार्टिंग में ही किए थे, जो मैंने बताया क्यों किया था। अब और भी क्लियर हो जाएगा तुम लोग को। 600 का एकदम स्टार्टिंग में किया था हम लोगों ने, कितना आया था एक बार बता दो प्लीज। जब स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्चनमेंट ऑफ कॉस्ट किया था तो एकदम स्टार्टिंग में ही मैंने ओपनिंग WIP 600 मतलब ओपनिंग WIP ना, इसका वैल्यू बताओ। $450 नहीं था। हाँ मैम। हाँ, अब ऐड करो 450 के साथ ये ऐड करो। कितना हो रहा है, 20,950। लेकिन अभी भी अगर पुट करोगे तो आंसर टैली नहीं करेगा। चेक करके देखो फिर से, अभी भी पुट करोगे तो आंसर टैली नहीं करेगा।
आंसर टैली नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ 450 ऐड किया है, जबकि ये 600 को प्रिपेयर करने के लिए 450 के अलावा और कितना खर्चा हुआ है, 1050। देखो हम लिख के समझा देते हैं। ये जो है इस तरह से लिख सकते हो, कॉस्ट ऑलरेडी incurred in म्यूट कर दो, किसके आवाज आ रहा है। कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड इन ओपनिंग WIP, ऑलरेडी इनकर्ड जो है वो है 1050। हम लोग फिनिश गुड्स का वैल्यू निकाल रहे। फिनिश गुड्स जो 8800 है वो दो पार्ट से बना हुआ है, एक 600 और एक जो न्यूली है 8200। तो कॉस्ट, अभी इसका कॉस्ट ऐड करेंगे और इसका, तो इसमें जो है ये करंट ईयर का ही कॉस्ट होगा, इसमें करंट ईयर प्लस प्रीवियस ईयर का होगा। तो कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड इन ओपनिंग WIP 1050 और कॉस्ट इनकर्ड नाउ मतलब दिस ईयर, ठीक है, या फिर दिस ईयर लिख सकते हो। दिस ईयर जो हम लोगों ने कॉस्ट इनकर्ड किया है वो है हम लोगों का 450, वो हम लोगों को अपॉर्चनमेंट ऑफ कॉस्ट से मिल चुका है, तो 0, तो 1500। तो 600 यूनिट को कंप्लीट बनाने के लिए टोटल खर्चा हो गया है 1500। और तो यहाँ पर ये 600 के नीचे हम लोग लिख सकते हैं 1500 और ये 8200 के नीचे लिखेंगे 20500, यानी ये जो 8800 का जो वैल्यू वो हो जाएगा 20500 प्लस 1500। टोटल करो, 22,000। 22,000। इसका मतलब अब 22,000 पुट करके देखो, आंसर आ जाएगा। आंसर तो आ जाएगा, वो तो समझ ही जाओगे, ये समझ हाँ मैम। हाँ। और ये चार्ट जो है ये अगर समझ जा रहे हो तो फिर कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर क्या है। हम लोगों को 600 का जो कन्वर्जन कॉस्ट है उसे पूरा टोटल करना पड़ा। यही फीफो मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट 600 आया था तो 600 क्या हुआ, पहले हम लोगों ने 600 का आधा अधूरा कॉस्ट जो था 1050, फिर उसे इस साल कन्वर्ट करने के लिए 450 का हम लोगों ने खर्चा किया, तो ये कन्वर्ट होने पे टोटल 1500 खर्चा हुआ। और जो करंट ईयर का जो मतलब फिनिश गुड्स है उस पे 20,500 का खर्चा हुआ है, जो हम लोगों ने यहाँ देख लिया। तो इसको टोटल करेंगे तो फिनिश गुड्स का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है इसके नीचे तुम लोग ये जो आया है इसके नीचे लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ फ्रेश, इसके नीचे लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ फ्रेश आउटपुट 20,500, फिर दोनों को टोटल कर दो 22,000। बस ये वाला वहां पर पुट हो जाएगा, ये वाला जो है ये प्रोसेस अकाउंट में पुट हो जाएगा। यही है फीफो मेथड। और इस क्वेश्चन में जो मेटेरियल 1 आया था हम अभी बता देते हैं, मेटेरियल 1 और 2 कब ट्रीट करोगे, अगर सब्सिक्वेंट प्रोसेस होगा। नोट हम नेक्स्ट दिन लिखवा देंगे, अगर सब्सिक्वेंट प्रोसेस होगा, क्योंकि ये प्रोसेस 2 था यानी इसके पहले प्रोसेस 1 है, और प्रोसेस 1 है वो क्वेश्चन में बता के रखा है। वैसे तो स्टार्टिंग प्रोसेस का नाम भी प्रोसेस 2 कोई रख सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो नाम है, लेकिन प्रोसेस 1 है। और अगर सब्सिक्वेंट प्रोसेस है तो सब्सिक्वेंट प्रोसेस अगर है तो प्रीवियस प्रोसेस का जो भी इनपुट है उसे हम लोग मेटेरियल 1 मानेंगे, और नेक्स्ट प्रोसेस का जो मतलब जो भी हम लोगों ने इस साल फ्रेशली इनपुट दिया है उसे हम लोग मेटेरियल 2 मानेंगे। तो इसका जो नोट्स है ये हम लोग नेक्स्ट दिन डिस्कस कर लेंगे। और
एक चीज तुम लोग को ध्यान में रखना है कि जब भी सब्सिक्वेंट प्रोसेस होगा तो तुम लोग मटेरियल का 2 कॉलम बनाओगे। और यहाँ पर हम लोगों ने जो WIP और फीफो मेथड का सीखा है, WIP हम लोग तभी यूज कर पाएंगे अगर एक्सपेंडिचर का जो परसेंटेज ऑफ मतलब ब्रेकअप है वो अगर गिवन है, तभी हम लोग एवरेज कॉस्ट मेथड कर पाएंगे, नहीं तो हम लोग को फीफो मेथड ही करना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन कुछ मेंशन ना करे तो हम लोग फीफो मेथड यूज करेंगे। तो क्वेश्चन 10 हो गया है और यहाँ पर है क्वेश्चन 11 और 12 है। तो प्रीवियस कोई क्वेश्चन क्या हम लोगों का बाकी है? क्वेश्चन जो होमवर्क दिया था मैंने, प्रीवियस कोई क्वेश्चन ऐसा है क्या बाकी है, मतलब अप टू 10 तक अभी हम लोगों ने जो किया उसमें और कोई क्वेश्चन बाकी है? हेलो? नो मैम। नहीं, बाकी नहीं है, ठीक है। तो तुम लोग 11 और 12 जो है वो तुम लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। और 12 का जो क्वेश्चन है इसका और एक पार्ट भी है जो यहाँ पर PDF में नहीं है, तो ये हम तुम लोग को सेंड कर देंगे, तो तुम लोग इसे कंप्लीट कर लोगे। 11 और 12 इसका आंसर्स भी दिया हुआ है, 12 का बाकी पोर्शन भेजेंगे तो आंसर भी मिल जाएगा। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे।